अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, DJISPR की कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज को पहुंच चुका है। ऐवान इक़्तिदार से लेकर गली मोहल्लों तक सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। गवर्नर राज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के इम्कानात सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज एक अहम खबर भी सामने आई है। वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला सामने आ रहा है। 9 मई फसादात के हवाले से इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगाकर उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, उस्मान डार, शिबली फराज, शेरी मजारी, जरताज गुल, शेख रशीद, मुसर्रत चीमा और कंवल शोजब समेत दीगर रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। जराये के मुताबिक 9 मई के फसादात के तनाजुर में यह नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब तहरीक इंसाफ ने एक नया महाज खोल लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरां दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं और क़यादत के खिलाफ दर्ज 9 और 10 मई के मुकदमात खत्म करने का फैसला किया है, जिस मंजूरी सूबाई काबीना की जानिब से इसकी दे दी गई है। इसी सियासी इंतशार में मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ की गूंज भी शदीद होती जा रही है। एप्सॉस के ताज़ा सर्वे ने एक बार फिर बता दिया है कि अवाम की अक्सरियत मुआशी सूरत हाल के बारे में शदीद इज़्तिराब का शिकार है। यह सर्वे क्या कहता है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं आज वफाकी वजीर अता तारड़ की, जिन्होंने आज तहरीक इंसाफ को एक सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की जेल मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। ना मुलाकात की इजाजत होगी, ना ही जेल के बाहर हजूम जमा करने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बातचीत का जो मौका था वो गवा दिया गया है। अब अगर बात करनी है तो इमरान खान के बगैर पार्लियामेंट में की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने बयान में कहा कि इमरान खान की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है, दहशतगर्दों से बातचीत की बातें ना की जाएं। गुज़िश्ता रोज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बानी तहरीक इंसाफ को जहनी मरीज करार दिया। उनके बयानिए को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। उन्हें खुद पसंदी, खुद फरेबी और नरगसियत का शिकार शख्स करार दिया। इस तमाम सूरत हाल ने मुल्की सियासत का दर्जा हरारत काफी बढ़ा दिया है। इसी सूरत हाल पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तमाम सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया है। चेयरमैन PTI के मुताबिक मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन नहीं था, ना है और ना ही होगा। पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। यह वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें और जगह दें और एतमाद के फुकदान को खत्म करें। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी तहकीकाती इदारे एप्सॉस के सर्वे की जानिब, जिसमें पाकिस्तानियों ने महंगाई को आवाम का सबसे बड़ा मसला करार दिया है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सिर्फ 18% आबादी मईशत को मजबूत समझती है। अलबत्ता 3 में से 1 शहरी आइंदा 6 माह में मईशत बेहतर होने की उम्मीद रखता है। तकरीबन 90% शहरी घरेलू खरीदारी में खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। मुआशी सुस्तरवी, सियासी अदम इस्तेहकाम, बैरूनी सरमायाकारी की कमी और कर्जों का बढ़ता बोझ, ये सब सवालात आज हर पाकिस्तानी के जहन में हलचल पैदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि सियासी कशमकश में मुआशी बेहतरी की राह कैसे हमवार होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। जावेद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी DJISPR की जानिब से, उस पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और फिर जिस तरह बताया गया कि किसी सियासी जमात के बारे में इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, लेकिन अब मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका था जिस पर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उसके बाद फिर जो वफाकी वुज़रा हैं या सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनके बयानात, जिसमें एक बयानात ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब लगता है कि मुज़ाकरात का मामला जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर अता तारड़ साहब का बयान, जिसमें ये कहते हैं कि अब जो है वो मुलाकातें भी नहीं होंगी। तो क्या अब इस मजमूई सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल लग रही है बयानात के बाद और इक़दामात के बाद, ये फैसला कर लिया गया है आपकी पार्टी की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगा दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्या सोचा जा रहा है? हाँ, देखिए, गुजारिश ये है कि कोई भी सियासी कारकुन किसी सियासी जमात की पर पाबंदी के हक़ में नहीं हो सकता, जिस तरह के मैं भी ख़ुद भी इस हक़ में नहीं हूँ। मगर सियासी जमात के, कोई सियासी जमात माजी दूर या करीब में पाकिस्तान की जब से पैदाइश हुई है, आज तक किसी सियासी जमात ने रियासत का नुकसान करने का तसव्वुर भी नहीं किया। कभी किसी सियासी वर्कर ने अदारों पर हमला करने की मसल्ला जत्थे तैयार करके
कोशिश या ख्वाहिश भी नहीं की या उसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस की। मगर बात यह है, आप सवाल ज़रूर करते हैं, यकीनन आपका ये काम है, मगर यार हकीकत के करीब ये बात करनी चाहिए कि क्या इसको सियासी जमात कहा जा सकता है जिस पे पाबंदी की बात की जा रही है, या इसको सियासी लीडरशिप कहा जाता है? क्या कोई सियासी कारकुन अस्करी तरबियत लेता है या अस्करी विंग तैयार करता है या उसमें काम करता है? कभी नहीं ऐसा हुआ। मुझे ये कोई बताए कि बहरहाल सिर्फ कसूर इसका नहीं है जिसके मतलब आज बात की जा रही है और मुख्तलिफ उसको अलकाब से नवाजा जा रहा है। बात तो ये है कि जब इसको लॉन्च किया जा रहा था और जिन जिन लोगों ने किया था उस वक्त भी हम ये बात करते थे, और मैं आज नवाज शरीफ की बसीरत को सलाम करता हूँ कि जिसने उस वक्त भी कहा था कि चाहे आप मेरी दुश्मनी में जिस हद तक आगे चले जाओ, मगर जिस शख्स को लॉन्च कर रहे हो ये रियासत का खैर खा नहीं है, और जो इक़दाम आप इसके लिए उठा रहे हो वो रियासत के मफाद में नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज जो कुछ सोशल मीडिया कर रहा है, इनके अकाउंट्स जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की इंडिया या अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया की या वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ था? और अगर कभी पहले इंडिया या किसी दूसरे पाकिस्तान मुखालिफ रियासत के अंदर से मीडिया ने कवरेज दी पाकिस्तान की उस वक्त की अपोजिशन को, तो कभी किसी ने ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो मीर जाफ़र मीर सादक के अलकाब जो हैं अपनी रियासती इदारों को दे। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, अब एक सियासी जमात है जिसको कौमी थ्रेट भी कहा गया और आप कहते हैं कि वो सियासी जमात की तरह ट्रीट नहीं कर रही। उस सियासी जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बेशक उनके नाम से ना हो, लेकिन असम्बलियों में तकरीबन 280 से ज़ायद सीटें हैं। सिर्फ कौमी असम्बली में 70 से 80 MNAs हैं, 15 से ज़ायद या 15 तकरीबन सेनेट के अंदर हैं, KP असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर 90 से ज़ायद हैं, सिंध असम्बली के अंदर उनकी मौजूदगी 6 सीटों की मौजूद है, तो उनको वोट तो मिला है। तो अब आप समझते क्या हैं कि बतौर एक सियासी वर्कर किसी एक जमात जिसके इतने पार्लियामेंटेरियंस हों उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए या उसके साथ बैठकर बात की जाए? बात यह है, मैं पहले बात कर लूँ जो आप कहते हैं वोट मिला। जब इनको लॉन्च किया गया 2011 में, तो उस वक्त जो गुफ्तगू इसने की या करवाई गई, वो सारी गुफ्तगू जो थी लोगों के दिलों की तर्जमानी थी, लोगों के दिल की आवाज़ थी। जब वो कहता था कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, मैं रोज़गार दूँगा, मैं महंगाई पे कंट्रोल करूँगा, मैं अमन लेके आऊँगा, मैं इतने घर बना के दूँगा, पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर से आएंगे रोज़गार तलाश करने के लिए, ये सारी चीज़ें नौजवानों को दिल को भाती थी। हमारी ज़रूरत उस वक्त भी थी, आज भी है। मगर क्या उसने 4 सालों में किसी एक नुक्ते पे, किसी एक स्लोगन पे काम किया हो? तो आज मैं उससे बैठ के बात करने को तैयार हूँ। क्या लोग उसकी तरफ फिर देखेंगे? मगर यार कमाल है, आप 4 सालों में कोई एक काम नहीं बता सकते कि जो आपने ड्रेस किया हो, बल्कि कर्ज़े बढ़े, महंगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, करप्शन बढ़ी। तो आप फिर भी अगर पवित्र हैं, तो असल में बात ये थी कि पाकिस्तान के वसाइल, एक ख़ास सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके एक बयानिया बनाया गया, और एक लीडर, वो लीडर जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, जिसने पाकिस्तान को सी पैक दिया, जिसने संतों का जाल पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया। बात यह है कि उसको आप डाकू, चोर, लुटेरा कहते रहे, और एक बद किरदार और बद अमल एक फितना जो था, उसको एक आला अदलिया से आपने सादक और अमीन का सर्टिफिकेट लेके दिया नहीं, लेके दिया। और जिन्होंने लेके दिया या जिन्होंने किसी के कहने पे दे दिया, क्या वो मुजरम नहीं थे? क्या उनको इल्म नहीं था
कि ये सीता के हवाले से या बाकी जो इसके किरदार के हवाले से किस्से कहानियाँ जो खुद अपनी किताब में भी लिखता है और दुनिया भी जानती है, उसको यार आप सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हो। उन सबको, वो जस्टिस साकिब निसार हो, जस्टिस बदयाल हो, उनको कटहरे में लाया जाना चाहिए। क्यों नहीं लाया जाता? अगर देखें, अगर आपने फसाद को ख़त्म करना है, अगर आपने वाक़यातन लोगों को हकीकत बतानी है, तो एक अदारे का तर्जमान बार बार हकीकत बयान भी करेगा तो उससे लोगों की जहन साजी नहीं हो सकेगी। जब तक सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला अदारा का तर्जमान भी वो बात ना करे, या आज के एक अदारे के तर्जमान अगर बोलते हैं या बात करते हैं कि ये फितना है या पाकिस्तान के अंदर ये फसाद बर्पा करने वाला है, तो भाई ये बात भी साथ करना चाहिए कि तमाम अदारों के वो लोग जिन्होंने इसके लिए काम किया या पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया कि इस जैसा फितना जो है वो पाल के पाकिस्तान पर एक जुल्म किया, उन लोगों की तरफ से अदारे के तर्जमान माजरत करें कौम से और बताएं कौम को कि हमारे जो अदारों में ये लोग काम करने वाले थे, इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में इसके साथ हिस्सेदार हैं और पाकिस्तान इस नहज तक पहुंच गया। आज मुतालबा तो आपका अपनी ही हुकूमत से है कि वो ये करेंगे, लेकिन अब बात ये है कि अभी कारकर्दगी की जहां पर आप बात कर रहे थे वहां पर अब इप्सॉस की आज एक रिपोर्ट आई है, एक फ्रेंच इदारा है। अब उस रिपोर्ट के अंदर भी ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में भी कोई अच्छी बातें नहीं लिखी गई और उसमें बताया गया कि 10 में से 3 पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों की तादाद में 6% इजाफा हुआ है। 10 में से 9 पाकिस्तानी समझते हैं कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। 59% पाकिस्तानी समझते हैं कि मुल्क की मईशत कमजोर है। 18% समझते हैं कि मईशत मजबूत है। अब बात यह है कि कारकर्दगी की बात पर जहां पर उनसे सवाल किया जाता है वहां पर इस हुकूमत के हवाले से भी कारकर्दगी की बुनियाद पर सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि कारकर्दगी पर वो चीजें नहीं है जो कुछ हमें इंतखाबी नारों के अंदर नजर आता है और सिर्फ ये 8 फरवरी के बाद की हुकूमत नहीं है, पीडीएम की हुकूमत थी, उसका तसलसल था। तो कारकर्दगी के हवाले से तो जवाब किसी हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है। 2018 के बाद की अगर बात कर लेना। नहीं मेरे भाई, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। कहाँ फितना फसाद की हम बात कर रहे हैं, कहाँ आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। आपने खुद की ना परफॉर्मेंस की बात 18 के बाद से यार नहीं मेरे भाई, मैंने इस तरह नहीं बात की। मैंने ये कहा है कि किस वजह से जब उसको लॉन्च किया गया और उस वक्त की रियासती मशीनरी, उस वक्त के रियासती वसाइल, उस वक्त का मीडिया इस्तेमाल किया गया, उसका किरदार दुनिया के अंदर बेहतर पाकिस्तानी कौम को बेहतर दिखाने के लिए मैं ये बात कह रहा था, और किस तरह बेदरेग वसाइल का इस्तेमाल करके जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया था उनको डाकू चोर लुटेरा कहा जाता रहा, लोगों की जेहन साजी होती रही। मैंने ये बात की है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, तो मेरे भाई सिर्फ परफॉर्मेंस का अगर आप जिक्र करेंगे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक साइड पे रखना चाहते हैं रख लें, तो मैं परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी हुकूमतें, सिविलियन हुकूमतें या मार्शल लॉ आई, उसमें से अगर किसी ने बेहतर डिलीवर किया है तो आपको नवाज शरीफ की ज़ात नज़र आएगी। मैं उससे मुवाजना आप कर लें। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को जब ख़त्म किया गया 2017 में, तो उस वक्त महंगाई की शरह क्या थी, उस वक्त रोज़गार की शरह क्या थी, उस वक्त कर्ज़ों की शरह क्या थी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमन था या नहीं, पाकिस्तान में खुशहाल थे या नहीं, उस वक्त पाकिस्तान दाखिली खारजी लिहाज से बेहतर पे था या नहीं, ये आप मुआवजा आज की हुकूमत से भी कर लेंगे पहले की। मगर आप वो मुआवजा भी करें जो मैंने जिक्र किया है कि जब इसको 4 साल दिए गए थे, उससे पाकिस्तान से 75 साल जो मुख्तलिफ मार्शल रही या सिविलियन सेटअप रहा, किसी से भी मुआवजा कर ले, सबसे बदतर पाकिस्तान का 4 साल अगर जो आपको नजर आएंगे मार्शल लॉ से भी, वो आपको इमरान खान से 4 साल नजर आएंगे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। आज अगर आप बात करते हैं किसी
किसी इदारे के हवाले से या IMF के हवाले से कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है, तो ये शर्मनाक बात है। बात ये इसलिए है कि आपको 4 माह 6 माह पहले अगर अल्लाह ने एक मौका दिया इंडिया से जंग में, आपकी जो अस्करी क़यादत है उसकी बेहतर हिकमत अमली से, उसकी बहादरी से जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, उससे आपको दुनिया भर में एक अच्छा मकाम, एक अच्छी रेटिंग का मकाम मिला है, जिसको आपको अवेल करके रियासत के फ़ायदे में कोई काम करना चाहिए था। बड़ी माजरत से उस पर उस तरह काम नहीं हो सका, नहीं किसी ने तवज्जो दी। वो हुकूमत वक्त हो या अदारों के फैसला साज हो, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि उसका फ़ायदा रियासत में रहने वालों को पहुँचना चाहिए था, जो नहीं पहुँचा। आज भी रेटिंग के हवाले से जो जंग में आपको फ़ायदा मिला वो अभी तक बरकरार है, जिसका फायदा लिया जाना चाहिए। अच्छा, कता कलामी की माजरत, तो मैं ये कहता हूं कि जावेद साहब एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर 2018 के बारे में आपका ये मौकफ उनके बारे में है, तो आज वही मौकफ इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ रखती है, और माजी में यही मौकफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी लोग रखते रहे हैं। तो इसी मौकफ के लूप के अंदर हर बार जो है वो हम घूमते रहते हैं। जिस तरह कल DGI-SPR साहब ने भी कहा कि फौज और सियासत के अलावा भी किसी चीज पर बात कर लेनी चाहिए मुल्क के अंदर, तो हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान के हवाले से ही होती हैं। वो भी जब बात करते हैं तो सिर्फ इमरान खान पर ही करते हैं। नहीं यार भाई, आप सवाल ज़रूर करें, मगर मैं माजरत से आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मैं तो बिल्कुल बड़ा क्लैरिटी से ये बात कह रहा हूँ कि IMF की जो रिपोर्ट है या दीगर अदारे जो लिख रहे हैं पाकिस्तान के गवर्नेंस या पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के हवाले से, मैं उससे इत्फाक करता हूँ। मैं ये साथ ये कह रहा हूँ कि हमने जो जंग में दुनिया भर में एक नुमाया पोजीशन हासिल की है, तो उसका बेनिफिट रियासत को पहुंचना चाहिए, रियासत में रहने वालों को पहुंचना चाहिए। मैं साथ ये बात इकरार कर रहा हूं कि उस तरह नहीं पहुंच सका। मैं ये भी साथ ख्वाहिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अदारों के अंदर पॉलिसी साज़ों को या हुकूमत वक्त को भी कि भाई इसको छोड़ के आप पाकिस्तान के फ़ायदे या रियासती अवाम के फ़ायदों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया आपको अगर अपने करीब लाना चाहती है, दुनिया आपको मकबूल जानते हुए कबूलियत के स्टेज पे खड़ा किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा रियासत को मिलना चाहिए। मगर साथ साथ मैं ये भी बात कह रहा हूँ कि ये जो फसादी है, आप मुझे ये बताएं कि एक सूबे में हुकूमत हो और 3 सूबे जो हैं वो सिविलियन सेटअप जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा हो, और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है आज का या इससे पहले वाला, वो सिविलियन सेटअप को या सिविलियन फोर्स को एक इमरान खान के लिए, उसकी रिहाई के लिए या जेल तोड़ने की मनसूबाबंदी या इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो फिर उंगलियां उठती हैं। फिर बात ये करनी पड़ती है कि किस वजह से हमारी तरक्की भी रुकी हुई है, या आज लोग सवाल उठा। मुझे ये बताएं, कल वो ISPR ने भी ये बात की, कौन है पाकिस्तानी जो मालियाती इदारों को ख़त लिखे कि इनके साथ कोई डील ना की जाए? कौन है पाकिस्तानी जो दुश्मनों के साथ मिल के रियासत को कमज़ोर करने की बात करे? कौन ऐसा पाकिस्तानी हो सकता है जो आप लॉबिंग फर्म हायर करके एक सुपर पावर की कांग्रेस से अपने हक में तो खतूत लिखवाएं, मगर रियासत के ख़िलाफ़ लॉबिंग में वो आप शामिल हों? कोई रियासत का वर्कर या जमात ऐसा सोच सकती है? फिर आपका ये सवाल जो है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, भाई सियासी जमातों पे नहीं होती, मगर इस तरह का जो किरदार रोल अदा करते हैं उसको किस तरह देखा जाएगा, ये आप फैसला कर लें। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, अब क्या इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप मानते हैं कि वो पाकिस्तान को फ़ायदा इकनॉमिकली भी नहीं हुआ जो हासिल करना चाहिए था, किसी सियासी जमात पर पाबंदी भी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर वो तमाम तरक्की, वो ख्वाब जो हर सियासी जमात हुकूमत में आने के बाद देखती है मुल्क और कौम के लिए, वो मुमकिन हो पाएंगे?
देखें, जब सियासी इंतशार या अस्करी ग्रोह बना के आप इस तरह की वारदात डालते हैं रियासत के अंदर, तो यकीनन जो है अमन, यकीनन जो है मईशत, और मईशत जो है एक फाख्ता की तरह होती है कि अगर एक पटाखा चले तो दोबारा फाख्ता वहाँ आके नहीं बैठती। तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टर है पाकिस्तान के अंदर आने या जिनसे आप नेगोशिएट करते हैं दुनिया भर में जाके, आप पाकिस्तान के हालात इस तरह के बना के रखेंगे तो कौन आएगा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आपका अपना जो इन्वेस्टर है वो अपने आप को गैर महफूज समझ के बाहर जाएगा। ये एक हकीकत है, कौन नहीं जानता इस हकीकत को, और इस पे पर्दा डाल के कब तक आप सरवाइव कर सकेंगे? आपको पूरी हकीकत जो है वो कौम के सामने रखनी चाहिए। तो जावेद लतीफ़ साहब, बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना इमरान खान से मिलने दिया जाता है, ना हमें जलसे की इजाज़त दी जाती है, ना एहतजाज की इजाज़त दी जाती है, और आपकी जमात पर इल्ज़ाम है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, कि सियासी मुबस्सरीन भी कहते हैं कि जो कुछ आपके साथ हुआ आज उनके साथ हो रहा है, कल फिर अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो आपके साथ हो जाएगा। तो इससे तो अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, एक पोलिटिकल लूप के अंदर चल रहे हैं, किसी एक को तो बड़ापन दिखाना पड़ेगा। नहीं, आप छोटापन ही रहने दें, बड़ापन ना दिखाएं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी सियासी जमात ने इस तरह का किरदार अदा किया है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी लीडरशिप ने दुनिया को आवाज़ें दी हैं? हाँ, एक दफ़ा बात हुई थी और वो था गुलाम मुस्तफ़ा खर, पीपल्स पार्टी में वो था, और उसने ये बात कही थी कि हम इंडियन टैंकों पे बैठ के आएंगे। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि एक अल जुल्फ़कार तंजीम बनी थी, ये आप कह सकते हैं, मगर जो अल जुल्फ़कार तंजीम बनी उसका फिर रियासत ने क्या असर किया? और हाँ, अगर नहीं किसी का किया तो ये बयान देने वालों का आपने अंजाम नहीं देखा, ना मैंने देखा, जिन्होंने कहा था कि इंडियन टैंक। तो जावेद लतीफ़ साहब, अब आप मशवरा क्या देते हैं? क्या अगर यूटर्न ले ले इमरान खान अपने बयान से, तो अगर यूटर्न ले ले और मामलात को दोबारा बैठकर हल करने की बात करे तो क्या बात हो सकती है, या फुल स्टॉप लग गया है? मुझे ये बता दें आप कि क्या जो आज तक नुकसान रियासत का आपके अमाल से, आपके किरदार से हो चुका है, अगर यू टर्न लेने से वो नुकसान वापस हो जाएगा तो बिल्कुल उनसे यू टर्न वो ले ले तो बात करनी चाहिए। और अगर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान आप पहुंचा चुके हैं तो फिर आपकी हैसियत क्या है और किस तरह आप किसी को माफ़ कर सकते हैं? रियासती अदारों में बैठा कोई शख्स इस पोजीशन में नहीं है, ना हुकूमत वक्त इस पोजीशन में है कि रियासत को नुकसान करने देने वाले को आप माफ़ी दे सकते हैं। हाँ, आपका ज़ाती तौर पे किसी ने नुकसान किया है तो आप माफ़ कर सकते हैं, मगर रियासत का नुकसान करने वालों को अदारे भी माफ़ नहीं करते, ना कर सकते हैं। आप आइन कानून के मुताबिक अगर बिहेव करेंगे तो ये विंडो बंद होगी, वरना ये विंडो जो खोल दी गई है इसको आइंदा भी आने वाले वक्तों में लोग इस्तेमाल करेंगे। अब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जावेद लतीफ़ साहब जो मौक़िफ़ आया, एक तो उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज पर अफसोस का इजहार किया, दूसरा सोशल मीडिया पर वही रविश उनकी बरकरार रही है। तो क्या अब ये हम समझें कि गवर्नर राज भी लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और वो तमाम कार्रवाई होगी जिसमें बैन और तमाम चीज़ें भी शामिल होंगी? अगर आप ये बात कहते हैं ना कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए, और उन्होंने ये इकरार करते हुए कि इमरान खान जिस तरह की गुफ्तगू की थी उसका रद्द अमल था, तो मैं मानता और मैं ये बात आपकी ये कहता कि वो कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं या एक सियासी जमात के वर्कर हैं, पाकिस्तान से जो मोहब्बत करने वाली लोग होते हैं, और हर जमात में सियासी वर्कर पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और करता है तो उसके लिए जद्दोजहद करता है, उसके सिविल बालादस्ती के लिए या जमहूरियत के लिए, मगर कोई सियासी वर्कर जो है रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए जद्दोजहद नहीं करता, कभी ना तसव्वुर किया जा सकता है। मगर बात यह है कि उनसे बात की जाए या उनसे
तवक्को आप रखते हैं कि सोशल मीडिया उनका उसी तरह बात कर रहा है और दूसरी जानब वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये बात क्यों नहीं करते वो कि हमें अफसोस है 9-10 मई जो कुछ हमने किया? वो ये बात क्यों नहीं करते कि 26 नवंबर जो हमने किया वो हमने गलत किया? वो ये बात इकरार क्यों नहीं करते कि रियासत का इमेज जो ख़राब दुनिया भर में हुआ उस पर हम शर्मिंदा हैं? ये बात कोई करेगा तो किसी का जलता हुआ जो जिस्म है वो हल्का होगा, वो मरहम रखी जाएगी और कुछ सोचेगा भी। आप इकरार भी नहीं करते और अगले दिन नया आप कोई वार कर देते हैं रियासत पे, तो कौन सोचेगा आपके मतलब? और ये जो अता तारड़ साहब ने कहा कि इमरान खान के बगैर असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, तो क्या अगर कोई ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जाता है या जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो लीड कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के लोग, महमूद अचकज़ई साहब या दीगर लोग जिनको मैंडेट दिया जाता है, अगर वो बात करते हैं तो क्या बात हो सकती है? यार मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने एक सवाल किया था कि इतना बड़ा उनको वोट मिला, इतना बड़ा वोट जो उनको मिला था, लोगों ने अपनी तब्दीली के लिए, लोगों ने अपनी ज़रूरियात को ड्रेस करने वाले को वोट दिया था भाई। मगर आज जो उनका चेहरा, असल मकरू चेहरा कौम के सामने आ रहा है या कुछ आया है, अगर वही तो मैंने रिक्वेस्ट की है अदारों के तर्जमान जो हैं उनसे कि भाई पूरा कच्चा चिट्ठा इसको खोल के बयान किया जाए कि अदारों ने ही उस वक्त जो सरबराह थे अदारों के, उन्होंने इसके साथ मिल के पाकिस्तान का ये नुकसान किया था, उस पे हम शर्मिंदा हैं, या अदारे जो हैं आइंदा अपने अंदर खुद एहतसाबी कर रहे हैं ताकि दोबारा इस तरह का कोई फेल ना हो। तो भाई अदारों में असेंबली में आज जिस जमात के मेंबर हैं उनसे बात की जा सकती है। जो भी सियासी वर्कर रियासत के बेहतरी के लिए, रियासत की मजबूती के लिए काम करता है, उससे क्यों नहीं बात की जानी चाहिए? मगर सियासी जमात की आड़ में जो अस्करी फेल करता है उससे किस तरह बात की जा सकती है? और ना करनी चाहिए, वो कोई जमात भी हो। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि जब तक उनका रवैया तब्दील नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती और उस तरह मामलात आगे भी चल नहीं सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पर शायद उनको माफ़ी भी नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और आम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। भारत अमेरिका से खौफज़दा है या अमेरिका को कोई पैगाम देना चाहता है? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पर चढ़ाई करने की वजह से रूस आलमी दबाव में है, ऐसे वक्त में जब रूस से तिजारत की वजह से भारत अमेरिकी दबाव में है, अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ का सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में रूसी सदर ने भारत का दौरा किया है। सियासी, इक्तसादी और सिफारती हवालों से यह दौरा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस दौरे में दोनों मुल्कों ने कुछ फैसले किए हैं, कुछ वादे किए हैं और कुछ मुआहदे किए हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के दौरे से भारत को जो तवक्कुआत थी, क्या वो भी पूरी हुई हैं? भारत रूस से जो अस्करी फायदे हासिल करना चाहता था, क्या वो हासिल करने में कामयाब हो गया है? क्या दोनों मुल्क मिलकर अमेरिका को चैलेंज करने जा रहे हैं? जिस तरह से मोदी ने पुतिन का इस्तकबाल किया, क्या इससे मगरिब को कोई पैगाम दिया गया है? क्योंकि रूसी सदर आए तो भारत ने सुर्ख कालीन बिछाया, रकासाओं का रक्स दिखाया। प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय वजीर आजम एयरपोर्ट जाकर उनका इस्तकबाल करने के पाबंद ना थे, लेकिन फिर भी वो गए और जहाज से उतरते पुतिन को गले लगा लिया, उन्हें अपने साथ बैठाकर गाड़ी में घुमाया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद 4 साल में रूसी सदर का यह पहला दौरा भारत है। भारत अपनी जरूरत का 35% तेल रूस से खरीदता था, लेकिन इसी की सजा देने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया और रूसी तेल कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई गई। अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश एक मजमून की सूरत में भी सामने आई। व्लादिमीर पुतिन के दौरा भारत से कबल जर्मनी और फ्रांस के सफीरों ने बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मिलकर एक मजमून लिखा था। इस मजमून का उन्वान था, दुनिया चाहती है यूक्रेन जंग खत्म हो, मगर रूस अमन के हवाले से संजीदा दिखाई नहीं देता। इस मजमून में यूक्रेन जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया था और सदर पुतिन पर इंसानी जान की मुकम्मल बेकदरी का इल्जाम लगाया गया था। यह मजमून भारतीय रोजनामे टाइम्स ऑफ इंडिया पर शाया हुआ और इसकी वजह से एक सिफारती तनाजा भी खड़ा हो गया। भारतीय वजारत खारजा ने इस इकदाम को नाकाबिले कबूल और गैर मामूली करार दिया। ये वो हालात थे जिनमें रूसी सदर भारत आए हैं और आलमी मीडिया के मज़ामीन में इस दौरे को पुतिन की सियासी जीत करार दिया जा रहा है। भारत ने रूस से सेहत, फर्टिलाइजर, साइंस समेत कई शोबों में शराकतदारी के 16 मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त मजमूई तिजारत की मालियत तकरीबन
$70 अरब है, जिसे अगले 5 बरस में $100 अरब तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है। लेकिन क्या भारत रूस से जो दिफाई फायदे हासिल करना चाहता है वो हासिल करने में कामयाब हो गया है? भारतीय मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था कि भारत रूस से जदीद दिफाई निजाम S-500 खरीदना चाहता है, लेकिन जो खबरें सामने आई उनमें S-500 का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट किया गया है कि रूसी वजीर दिफा ने भारतीय मनसब से तवील बातचीत की, जिसमें S-400 साख के मजीद दिफाई निजाम और उसके मिसाइलों की खरीदारी शामिल थी। रूस ने इंडिया को 5th जनरेशन के Su-57 जंगी जहाज फरोख्त करने की पेशकश भी की है। यह खबरें भी आ रही थी कि भारत रूस से $2 अरब मालियत की ऐसी आबदोज खरीदेगा जो जौहरी तवानाई से चलती है। मतलब यह कि इस आबदोज में छोटी जसामत का एक रिएक्टर होगा जो तवील मुद्दत तक इसे तवानाई फराहम करता रहेगा, और यह आबदोज तवील दौरानिये तक पानी के नीचे रह सकेगी। लेकिन यह सौदा भी होने के बजाय बस इस पर बातचीत की ही खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि जो रूसी हथियार भारत में मौजूद हैं उनके इजाफी पुर्जाजात बनाने पर इत्तफाक किया गया है। यानी दिफाई नौइयत के मुआहदे सिर्फ गुफ्तो शनीद की हद तक ही रहे हैं और कोई भी हतमी या तहरीरी पेशरफ सामने नहीं आई है। क्या इसकी वजह अमेरिका का खौफ है या कुछ और है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और मामला भी है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसमें पाक अफगान बॉर्डर्स पर एक बार फिर से हमने देखा कि टेंशन्स गुज़िश्ता रात बढ़ गई। इस हवाले से पाकिस्तान ने जो है इससे कबल तुर्की, कतर और सबकी सालसों की कोशिशों से इस मामले को सिफारती सतह पर सुलझाने की कोशिश की, और अब 4 दिसंबर को ये रिपोर्ट किया गया कि सऊदी अरब की सालसी के तहत भी इसको सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान का ताउन उसमें शामिल नहीं है। अफगानिस्तान उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो इस पर भी हम प्रोग्राम के आगे जाकर बात करेंगे अगले हिस्से में। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, जबकि मेजर जनरल समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं समरेज सालिक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये फरमाइएगा, एक तो हमने देखा कि शर्मिंदगी का सामना भारत को उस वक्त करना पड़ा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने उसको भरपूर जवाब दिया था। अब इंडिया, रशिया, यूएस, इसके दरमियान भारत फंसा हुआ है। एक जाने वो कोशिश कर रहा है, कभी चाइना का दौरा करता है अमेरिका को पैगाम देने का, कभी चाहता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों। अब जब व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं और उस मौके पर जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पर पैदा होती है, आप समझते हैं कि इसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी भारत के लिए, और वो अमेरिका की तरफ से हो सकती हैं, किसी पाबंदी या टैरिफ या किसी और तरह की मुश्किलात भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं मजीद? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और कमांडर चिश्ती को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे इंस्ट्रक्टर रहे हुए वॉर कॉलेज में। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मई 2025 पर्टिकुलरली 2025 हैज़ बिन डिफाइनिंग ईयर फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ। जो मेजर चेंजेस ये आई कि एक तो हमने बहुत बुरी शिकस्त दी इंडिया को इस मार्के में जो उसने हमारे खिलाफ एक एग्रेशन की थी, और दूसरी बड़ी चेंज आई कि दुनिया ने ये देखा कि इंडिया का वो पोटेंशियल नहीं है जो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि वो दुनिया एक्सपेक्ट या यूएस उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होगा, वेराज इंडिया में इतना भी पोटेंशियल नहीं था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो सके। इसके बाद से हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक जो है ना वो सर्दबेरी वाला एलिमेंट आया टुवर्ड्स इंडिया, और उन्होंने बल्कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और इंडिया जो है उसकी जो डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट्स उससे होना शुरू। तो ये जो पुतिन की विजिट है, इसमें मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें। एक तो जाहिर है पुतिन जो रशिया है वो भी अपने चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है कि यूक्रेनियन वॉर की वजह से यूएस उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, और मई 2025 के बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगी, टैरिफ लगा 25% एडिशनल, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा था। सो रशिया के लिए जो है वो इंडिया इम्पोर्टेंट है एज अ लार्ज साइज पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन, 8% ग्रोथ रेट, और एक थर्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ द ऑयल। तो उस वजह से रशिया की जो बहुत सारी खपत है वो इंडिया में हो रही थी। ऑल्दो अमेरिका के एक्शंस की वजह से इंडिया के ये जो परचेजेज हैं ऑयल की रशिया से वो थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। तो एक तो इंडिया ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं और हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन जो इसके आगे जो हम चीज़ें देखेंगे, जाहिर है यूएस को तो ये विजिट, यूएस हैज़ बिन क्रिटिकल एंड मॉनिटरिंग इट, तो यूएस जो है वो मज़ीद सख्तियाँ इंडिया के ऊपर ला सकता है।
लाइक टैरिफ में इंक्रीज, या वो कास्टा जो एग्रीमेंट है जो उनका उनकी उनकी उसकी तहत सैंक्शन लग सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी इस विजिट, पर्टिकुलर विजिट के ऊपर अ लिटिल मोर इज येट टू कम। ठीक। अच्छा चिश्ती साहब, अब जरा वो तीन चीजें जिस पर भारत का बहुत ज्यादा फोकस था, एक तो S-400 के 5 यूनिट्स थे जो अभी तक पेंडिंग हैं, फिर S-500 डिफेंस यूनिट वो जो हासिल करना चाहता था, और एक स्टेल्थ फाइटर Su-57E जो भारत हासिल करना चाहता था। लेकिन हमने देखा कि ये सब चीजें अभी तक उस तरह पाइपलाइन में नहीं आई। ये भारत की तरफ से गुफ्तगू की गई, लेकिन उस तरह उनको मुयस्सर भी नहीं आई और उस पर बात भी उस तरह नहीं हो सकी। ये तमाम चीजें और जो कुछ राफेल के साथ भारत ने किया, इसका कितना इंपैक्ट होगा जो ये डील मजीद करना चाहते हैं रशिया के साथ, और क्या ये चीजें भारत को आने वाले दिनों में आसानी से मुहैया कर देगा रशिया? बहुत शुक्रिया ज़ौका आपका, आपको और जनरल समरेज और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बहुत एक नाजुक पोजीशन है उनके रिलेशनशिप की, और जनरल समरेज ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हिंदुस्तान पे अमेरिका ने डाला हुआ था टैरिफ और बाकी चीज़ों की वजह से। अभी उन्होंने आखिरी लफ्ज़ बहुत अच्छा कहा कि लॉट इज़ येट टू कम। मेरा भी मानना यही है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी सब कुछ यही है, हमें अभी सेलिब्रेट या खुश नहीं होना चाहिए इस पे कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। मीडिया ये कह रहा है कि देखिए जी कुछ भी नहीं हुआ, वापसी खाली हाथ चले गए। क्यों? मुझे लगता है कि ये एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी भी हो सकता है, एज अ पार्ट 2। वो ये हो सकता है कि इंडिया को पता है कि पहले ही अमेरिका बहुत नाराज है, ऑयल पर बहुत ज्यादा नाराज हुआ था, और फिर कम अज कम उनको श्योर कराना पड़ा कि नहीं हम कम करेंगे या छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता जो भी। तो हिंदुस्तान पे बहुत प्रेशर था। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई मिलिट्री डील हुई भी है, अभी कंक्लूड हम नहीं कर पाएंगे कि एक मिलिट्री डील बिल्कुल नहीं हुई। कोई हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखना चाहते हो कि पब्लिक को ना बताएं। खास तौर पर अमेरिका को अगर पता लगा तो अमेरिका भी तो इस वक्त चाह रहा है कि इंडिया को एंगेज करे। डिफेंस एग्रीमेंट अभी हुआ है, चाहे वो 10-10 साल का 3 दफा हुआ है, उसमें सिग्निफिकेंस उस तरह तो नहीं होगी, लेकिन अमेरिका की ये इंटरेस्ट है, जो जनरल सबरेज बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे थे, कि वो यूक्रेन में आइसोलेट करना चाहता है, उसकी इकोनॉमी को हिट करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन जंग बंद करे। नहीं हो पाया अभी तक, वो नहीं मानी, प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी तक नहीं मानी। तो वो ये सारे का सारा जितनी उनकी ग्रोथ होगी कारोबार में अमेरिका के अलावा, रूस की खास तौर पर जो इंडिया के साथ हो, वो अमेरिका को किसी नजर नहीं भाएगी, और जाहिर है वो उसको सस्टेन जंग करने में मदद देगी जब इस तरह का कोई असला बेचेगा या इस तरह की मिलिट्री डील करेगा। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा जल्दी होगा ये कंक्लूड करना कि कुछ नहीं मिला। Su-57 जिसका आप बात कर रहे हैं, ई का, वो वन ऑफ द 5 स्टेल्थ जहाज है दुनिया में, 5 है इस वक्त जो रिकग्नाइज्ड है, इस वक्त बाकी डेवलपमेंट स्टेज में है। अमेरिका का F-22 रैप्टर है, F-35 है, Su-57E जो है वो इसका है, रशिया का है, और चाइना का J-35 और J-20 है। तो ये 5 जहाज है। रशिया का क्योंकि एक ही है, बहुत पोर्टेंट जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो जाहिर हो सकता है इसकी इंटरेस्ट रखते हों। लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कुछ अरसा पहले, या अमेरिकन हुकूमत ने कोई 3-4 साल पहले ये ऑफर की थी कि हम F-35 देने को तैयार है हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक नहीं लिया। एक तो टेक्नोलॉजिकल जंप बहुत ज्यादा था, और एक उसकी कॉस्ट पर डे पर सॉटी ऑपरेटिंग बहुत ज्यादा थी। F-35 की तकरीबन 30 लाख रुपया इंडियन जो था वो पर आवर, यानी 1 घंटे की फ्लाइट की कॉस्ट थी। तो वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट लगी, जिसकी वजह से उन्होंने वो अभी तक नहीं लिया था। लेकिन Su-57 लेते हैं अगर, वो येट टू बी सीन है। S-400 या S-500 लेने का मुझे लगता है लॉजिकली उनमें बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए। खास तौर पर जो S-400 हमने हिट किए हैं 2 जगह पे, हमने भुज भी किया था और आदमपुर भी किया था। ये 2 जगह हमने हिट किया था, और एक आदमपुर वाले को 2 दफा हिट किया था पाक फिजाइया ने, तो उनका बहुत डैमेज हुआ है। मिसाइल बैटरियों का हमने हिट नहीं किया था, जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तस्वीर खिंचाई थी। हमने किया था रेडार को, जिसको चीज बोर्ड कहते हैं, यानी जो आंखें हैं उसकी बेसिकली देखने की, जो 600 किलोमीटर पे लॉक करते हैं, 400 किलोमीटर पर शूट करता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट 200 टारगेट्स को इकट्ठे ट्रैक करता है, और 36 टारगेट को एंगेज कर सकता है। ये मैं S-400 की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े प्राइड को पाक फिजाइया ने हिट किया था। अब वो जाहिर है S-400 भी लेना चाहेंगे एडिशनल एज अ कंपनसेशन, उनकी रिप्लेसमेंट, और S-500 में भी दिलचस्पी रखते हैं। बट ये टू सी देखना पड़ेगा कि ये वाकई चाइना रशिया मान गया है या वो नहीं माना है, या वो सीक्रेट रख रहे हैं। आइदर ऑफ द ऑप्शन, अभी येट टू सी। अच्छा जनरल साहब, अब इस सूरत हाल के अंदर जब MiG-21 हमने गिराया था, अभिनंदन वाला वाकया, तो तब एक नैरेटिव भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने रखा कि राफेल होता तो कुछ सूरत हाल बेहतर होती। अब जब राफेल गिरा दिए, तो क्या ये डिफेंस डील, वो जो वहां पर सवाल उठता है कि मई के अंदर जिसका जिक्र पूरी दुनिया करती है, जिस तरह पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर भी रखा जाता है कि देखिए जी हम डिफेंस के तौर पर
अगर इक्विप कर रहे हैं तो अब तो मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान की हमारे साथ जंग करना या हमें हराना। देखिए मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए एक बड़ी मैं चिश्ती साहब, जनरल साहब से मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ इसी सवाल। जी जी ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए बड़ी ये काबिल फ़ख्र बात है कि आज भी जो मई 2025 में हमने शिकस्त दी इंडिया को, उसके रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं। इंडिया ने उस वक्त ये एक्सपीरियंस किया कि उसके सिस्टम में बहुत सारी इनएडिक्वेसीज और कमियां हैं। मैं आज एक डाटा देख रहा था कि 2010 से 2015 तक 72% जो परचेजेस थी इंडिया की वो रशिया से थी, डिफेंस इंडस्ट्री की, और वो ड्रॉप होकर 36% रह गई 2020 और 2024 तक। 20 से 24 तक वो 36% थी और 10 से 15 तक 72% थी। तो हिस्टोरिकली उनकी सारी रिलायंस रही है रशिया के ऊपर। ये जो पीरियड था 20 से 25 तक, 24 तक, इसमें उन्होंने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, राफेल वगैरह एक्वायर किए और दे पेड द प्राइस। और अब वो दोबारा से वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से वो ये सिस्टम्स एक्वायर करें, बिकॉज उन्होंने उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जो इनएडिक्वेसीज है उनको एड्रेस करें। F-35 एक इंसिडेंट हुआ जहाँ के ब्रिटिश F-35 को लैंड करना पड़ा इंडिया में और बहुत देर तक जो है वो ब्रिटिश इंजीनियर्स उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो F-35 की कई ऐसे कंसर्न्स सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी जेयरिंग थी और मजाक उड़ाना था इंडिया का, उसका बेसिक पर्पस यही नजर आता था कि ही वांटेड टू सेल F-35 एयरक्राफ्ट टू इंडिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया बहुत ज़्यादा उस पर इंक्लाइंड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब एक बुनियादी चीज़ ये है कि अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ज़रा एक और अहम मामला है जिसके हवाले से मैं चाहूँगा कि हम डिटेल डिस्कशन करें, और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी मामला है, जिसमें हमने देखा कि कल रात को भी झड़पें हुई और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, और पाकिस्तान ये कह भी चुका था कि अगर वहाँ से दोबारा दरअंदाजी की कोशिश की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है और क्या वजह है कि अफगानिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं, सिफारती सतह पर भी और बाय फोर्स भी। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद जनरल साहब। अब एक सूरत हाल ये है कि हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 महीने से सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही, हमने उसका भरपूर रिस्पांस दिया। फिर हमने देखा कि सीज़ फायर हुआ, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से बार बार जो है ये हरकत की जा रही है। एक बार फिर से कल अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वहाँ पर अबूरी सेटअप है, उसने वहाँ से दरअंदाजी की, फायर हुआ, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया। एक तो पाकिस्तान की हिकमत अमली अब वाज़े है कि वहाँ से अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा और जिस हद तक मुमकिन होगा उस हद तक जवाब दिया जाएगा। और दूसरा, क्या वजह है कि अफगानिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही? अच्छा, आपका सेकंड क्वेश्चन मैं पहले एड्रेस करूंगा। मेरे नज़दीक 2 बेसिक वजह मुझे जो मेरी असेसमेंट में नज़र आती हैं। एक है अफगान गवर्नमेंट की अनग्रेटफुलनेस, एहसान फरामोशी, और दूसरा है एरोगेंस। क्योंकि वो अभी एक सुपर पावर के खिलाफ उन्होंने सो कॉल्ड एक जंग जीती और सुपर पावर को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो एक एरोगेंस है कि जी हम वी कैन डील विद डायमेंशन है, दैट इज अनग्रेटफुलनेस। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा खमियाजा भुगता है, चाहे वो जब सोवियत यूनियन नजर आया था उस वक्त का है या उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मिल के इन चैलेंजेस का सामना किया। बहुत सारी मुश्किलात जो है वो झेली अफगानिस्तान की वजह से, उनके महाजरीन को अपने पास रखा मेहमान के तौर पे। लेकिन अफगान गवर्नमेंट मेरे नज़दीक ना अपनी आवाम के सिंसेयर है और ना ही जो उसके दोस्त हैं लाइक सऊदी अरेबिया, तुर्किया, देन कतर, जिन्होंने कि अभी तक एफर्ट की है कि दोनों मुल्कों में अमन आ जाए, एग्रीमेंट हो जाए, ना वो उनकी तरफ उनका कोई अच्छा रवैया है। सो ये बेसिक रीजंस हैं। बाकी जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक डिप आया है, कमी आई है एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में पाकिस्तान में, तो स्ट्रेटेजी तो अभी तक की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है और मैं ये समझता हूँ कि इसी को ही जारी रहना चाहिए। अगर उधर से कोई एक्शन होता है, पाकिस्तान ने हमेशा रिस्ट्रेंट और मैच्योरिटी का डिस्प्ले किया है। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान इनको बताता रहा कि ये कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारी सॉइल से, लेकिन दे वर फेलिंग टू डिलीवर, जिसके बाद पाकिस्तान मजबूर हुआ कि वो एक मतलब उनको एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट देने के।
अब भी ये जो है काफी देर से सीज फायर चल रहा था, तो चमन के बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से दोबारा से एक एक्टिविटी होना काबिल मजम्मत है, और दोबारा से उनको वो खुराक मिली जिसकी उनको रिक्वायरमेंट है। आई होप सो कि सैनिटी प्रिवेल सूनर देन लेटर। चिश्ती साहब, अब सूरत हाल ये कि 4 दिसंबर को सऊदीया की जो है वो ज़ेर क़यादत भी मुज़ाकरात की एक बातचीत हुई, कतर ने किया, टर्की के अंदर हमने देखा कि कितनी लंबी गुफ्तगू होती रही और पाकिस्तान ने अपना भरपूर जवाब भी उनको उससे पहले दे दिया था और अब भी दे रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स, जैसे हम भारत के साथ बात करते हैं, अफगानिस्तान का एक बॉर्डर है जिस पर इस किस्म की सूरत हाल है, और हम ये नहीं चाहते बतौर एक मुल्क, हम सिफारती और अस्करी सतह पर ये नहीं चाहते जो कुछ हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं इसका वाहिद हल यही है, और पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है इस बात को मुकम्मल तौर पर अफगान अबूरी सेटअप को रजिस्टर करवाने के लिए कि भाई अगर ये होगा तो फिर ये आखिरी हल है कि हम इस हद तक अंदर जाकर ये काम करेंगे? देखिए दोग, आज तक जब भी हालात हमारे कशीदा हुए अफगानिस्तान के साथ, खासतौर पे तालिबान के साथ, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 एक्शन लेते थे। एक, हम बॉर्डर पे सख्ती करते थे, और दूसरा हम एक्सपेल करना शुरू कर देते थे अफगान जो भी रिफ्यूजीज कह लें या माइग्रेट्स कह लें, जो भी हैं, यहां तक प्रेशर बिल्ड करते थे। पहली दफा मिलिट्री ऑप्शन यूज की गई है, और वो भी इंतहाई रिस्ट्रेन के साथ, यानी बहुत कम तादाद में हमने वो जो स्ट्राइक्स कैपेबिलिटी थी या जितना हमारा नॉलेज था वो बहुत कम की है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी आप इस तरह के टेररिस्ट से डील करते हैं, आप ब्रेक नहीं करते, वॉर स्ट्रैटेजी के तहत पॉज नहीं करते, क्योंकि वो हाइडिंग में चले जाते हैं, वो रीलोकेट कर लेते हैं, वो कंसीलमेंट में चले जाते हैं, वो रीग्रुप, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। टेररिज्म के खिलाफ जब आप एक नॉकआउट करते हैं तो बहुत स्ट्रांग ब्लो देते हैं, आप उसमें पॉज नहीं करते। पाकिस्तान ने इन द नेम ऑफ पीस अपने दोस्त ममालिक के कहने पर पॉज भी किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर जो आपकी पोजीशन टू हर्ट होती है वही आपकी पोजीशन टू बार्गेन होती है, यानी जितना ज्यादा आप तकलीफ पहुंचा सकें दूसरे दुश्मन को, उतना ही ज्यादा आपको बार्गेनिंग बेहतर मिलती है। जब जंगें खत्म होती हैं तो जो फातेह मुल्क होता है उसकी क्यों बेहतर पोजीशन होती है जो हारा हुआ होता है? एक वजह से सिर्फ कि उसने पावर टू हर्ट ज्यादा साबित की होती है, और उसे कहा होता है कि मेरी टर्म पर आओ, तो आना पड़ता है। हमारी यहाँ पे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होने के बावजूद आपने नोट किया कि हमने रिस्ट्रेन किया। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 100 टारगेट अगर डेलिब्रेट हुआ था हमारी मुसल्लह अफवाज के सेंट्रल हेडक्वार्टर या जहां पे भी, तो सिर्फ 5 या 10 को टारगेट किया गया था। क्यों? वजह यह थी कि हम रिस्ट्रेन करना चाहते थे, हम एक मैसेज देना चाहते थे, हम सिर्फ एक रिजॉल्व साबित करना चाहते थे कि हमारे अंदर हौसला है। लेकिन वो जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जनरल सबरेज ने कहा कि हमने मिस कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि वो उनको जोन बहुत ज्यादा है कि शायद ये ले सकते हैं, वो हमारा, हम कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकते। ये मिस कैलकुलेशन है जो उनको उस तरफ ले जा रही है। और बदकिस्मती से देखिए, लास्ट टाइम जिनकी इनकी हुकूमत थी 96 से लेकर 2001 तक, 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब ने। अब तीनों मुल्कों में से एक ने भी नहीं किया। एक बात, क्यों नहीं किया? क्योंकि सबको क्वेश्चन मार्क है उनकी गवर्नेंस पर, उनकी डिप्लोमेसी पर, उनकी एडहेरेंस टू इंटरनेशनल रूल्स पर, और उनकी कैपेसिटी पर, और सबसे बड़ी बात जो जनरल साहब ने कहा कि उनकी नीयत पर। तो जब ये चीजें किसी एक स्टेट की होती है, और बाय द वे मैं उसको स्टेट कहता भी नहीं हूं, वो स्टेट लाइक तो एक्ट कर ही नहीं रहे। अफगानिस्तान के तालिबान अभी तक एक पावर हब के तौर पर है, एक फोर्स के जत्थे के तौर पर अमल कर रहे हैं। वो स्टेट तो वो होती है जो इंटरनेशनल बायलॉज को फॉलो करती है, इंटरनेशनल नॉर्म्स मंगाती है, नेबरहुड का ख्याल करती है, बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करती है। ये तो वो कुछ नहीं कर रहे, और आज का नहीं हुआ, ये इतने सालों से हुआ है। उसमें हमारी भी कमजोरियां रही हैं। बाय द वे, हमने 2016 में तो आकर वीजा को एनफोर्स किया है प्रैक्टिकली, सिर्फ 9 साल पहले फॉर्मली। तो जब हमारे से गलतियां ये हुई कि वो आके सेटल हो जाते थे, वो हमारे वीजे, हमारे पासपोर्ट ले लेते थे, हमारे वर्किंग परमिट ले लेते थे, सब कुछ यहाँ पे करते थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये मिस कैलकुलेशन उनकी दूर होनी चाहिए। हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर कंटिन्यू करना चाहिए, एनफोर्स करते रहना चाहिए। आज हमने सिर्फ कतर और सऊदी और चाइना को डाला है, चाइना को और सऊदी अरब को भी डालना चाहिए, ताकि कतर और तुर्की के साथ और ऐड हो अगर अमेरिका नहीं भी आता। ऑल्दो बदकिस्मत एक इंसिडेंट का हुआ है अफसोसनाक, जो उनके सोल्जर्स पर हमला हुआ वहां पे। मुझे लगा था कि अमेरिका को रियलाइज करने में आसानी होगी कि जब टेररिज्म आता है और आपके डोर स्टेप तक आता है तो कैसी तकलीफ होती है। हम तो रोजाना जहां शहीदों के जनाजे उठा रहे हैं, लॉ एनफोर्समेंट के फोर्सेस के, पाकिस्तान आर्मी के, एफसी के, और सिविलियन पुलिस और निहत्ते सिविलियंस के बुनियादी तौर पर। तो वो आई थिंक रियलिज्म आना चाहिए। दुनिया अब हमारी बातों को, यूरोप भी बेहतर समझना शुरू हो गया है। हमें अपनी डिप्लोमेसी में एक वैल्यू ऐड करनी चाहिए ताकि हम ये रियलिज्म कराएं कि हम, जो जनरल समरेज बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कब से हम कीमत दे रहे हैं इंस्टेबिलिटी की। उनके लिए तो एक चीज याद रखिए कि उनके लिए तो इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी है।
वो तो एक्सटर्नलाइज करते ही अपने मामले को इंस्टेबिलिटी के थ्रू है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर दुनिया उनको रेलेवेंट नहीं मानेगी। अपनी रेलेवेंस गेन करने के लिए चाहते हैं हम रीजन में और उनके खास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, जिसकी प्राइस आ रहा है सारा खित्ता दे रहा है, नेबरहुड मुल्क तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि पूरी दुनिया को किरदार अदा करना चाहिए, पूरी दुनिया किरदार अदा कर भी रही है और मजीद करने को तैयार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये देखना होगा कि जो पाकिस्तान ऑन पेपर उनसे अफगानिस्तान से चाहता है वो ही मसले का हल होगा कि कोई चीज़ तय कर ली जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।